हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम करेंगे अगस्त 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन आंसर और वो भी सब डिटेल से देखेंगे कि इनके आंसर क्यों हुए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। आर क्या दिया? पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसके पाचन के लिए हमें अम्लीय माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए वो अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। और ये जब अति इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तब हम बोलते हैं कि एसिडिटी होगी, पर ये एक लिमिट में जरूरी है स्रावित होना। तो अमाशय इसको स्रावित करता है हाइड्रोक्लोरिक, और ये भोजन के जो हम खाते हैं उसके पाचन में हेल्प करता है। आर क्या दिया है? पाचक रसों की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सही बात है, अम्लीय माध्यम की जरूरत हुई तभी तो अमाशय ने अम्ल बनाया और भोजन का पाचन हुआ। तो ए भी सही है और ए एक ही आर सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या होगा इसमें? ए और आर दोनों सही है, ता आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 61 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का अर्थ ये है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, वैसे तो वो निष्क्रिय होती है, और नाइट्रोजन यौगिकरण में जो वायुमंडल के नाइट्रोजन है उसको जीवों के लिए उपयोगी अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, तो वो नाइट्रोजन यौगिकरण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहला दिया नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, तो ये नहीं है। मृदा में उपस्थित नहीं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को बदला जाता है, तो ये भी नहीं। मृत जैव पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुख करना, ये भी नहीं। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक या प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, हाँ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदला जाता है नाइट्रोजन यौगिकरण में। जैसे नाइट्रोजन है वो निष्क्रिय होती है, एन निष्क्रिय होते हैं नाइट्रोजन। इसके जो यौगिकरण होते हैं उसमें इसको अमोनिया में जो जीवों के लिए आवश्यक है उन अणुओं में बदला जाता है। तो 62 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है? तो पहला ऑप्शन दिया है स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया जाए और न ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। दूसरा, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया है यानी दबाया गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तीसरा, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया है तथा ऊंचाई पर रखा गया है। चार है, स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा गया था उसे ऊंचाई पर रखा गया है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि स्थिति में यानी किसी स्थिति में रखी हुई है वस्तु और तब उसकी जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? MgHm, उस बॉडी का वेट, जी गुरुत्वीय त्वरण H और ऊंचाई। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है? स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया यानी या तो उसको दबाया गया, न ही उसको दबाया गया है और न ही खींचा गया, खींचा भी नहीं गया है यानी ऊंचाई भी नहीं हुई, और भूमि पर पड़ा हुआ है यानी हाइट भी नहीं है और खींचा भी नहीं गया, यानी या तो ऊंचाई पे लेके जाए तब स्थितिज ऊर्जा होगी या उसको खींचा जाए तब स्थितिज होगी। पर इसमें क्या है? न तो खींचा गया न ऊंचाई पे ले जाया गया और न ही संपीड़ित गया है, तो तभी न्यूनतम होगी स्थितिज ऊर्जा। तो यही इसमें राइट हो जाएगा। 63 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापीय जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अनियत तापीय क्या होता है। यानी जीवों का एक गुण होता है कि वे अपने ताप को नियंत्रित कर लेते हैं। जो नियंत्रित कर लेते हैं वो नियत तापीय हो गए, जो नियंत्रित नहीं कर पाएंगे अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो अनियत तापीय हो जाएंगे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन ऐसा है, सर्प, मेंढक और कॉकरोच। कि अनियत तापीय में क्या होता है? सर्प भी आते हैं, मछलियां भी आती है, उभयचर उभयचर भी आते हैं और कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो इसमें सर्प आ गया, ठीक है, मेंढक उभयचर हो गया हमारा,
यानी ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी, तो ये भी आ जाएगा। कॉकरोच कीड़े मकोड़ों में आ गया तो ये भी आ जाएगा। तो इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अनियतापी वाले में 64 का थर्ड नंबर ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान राशि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पहला दिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर हो गया इसका। दूसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वाट इंटू सेकंड। तीसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू वाट इंटू सेकंड। चार है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिया हुआ है जूल पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है 65 का आपको? 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही होएगा, वाट इंटू सेकंड जो है वो क्या होगा, वाट का जो फॉर्मूला होता है, यानी एक जूल बराबर क्या होता है, वाट इंटू सेकंड होता है। तो जूल बराबर आ गया वाट इंटू सेकंड। और वैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो न्यूटन का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक हमारे पास मीटर पहले दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो गया और सेकंड स्क्वायर है, तो यही सही हो जाएगा। जो हमारा जूल बराबर क्या होता है, वाट इंटू सेकंड, ये सही है। और ये इधर भी दिया हुआ है जूल का ही मात्रक, तो ये इसमें सही हो जाएगा। 65 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। यानी जो हमें अनुच्छेद दिया उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके आंसर देने। दिया हुआ है, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलेत होकर डबलू बनाते, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। तो हमें बताना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, फिर उस युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। जब उसमें कोशिकाएं विकसित हो जाती है तो वो भ्रूण बन गया। और भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है, गर्भाशय के अंदर विकसित होता है भ्रूण, तो गर्भाशय आ गया वाई हमारा। और जेड क्या हो गया कि किसकी पहचान कर रहे हैं गर्भाशय के अंदर, गर्भ की, कि गर्भ में सही है या नहीं, ये सही से आरोपित हुआ नहीं है तो वो गर्भ ही होता है। तो क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया हमारा युग्मनज, एक्स हो गया हमारा भ्रूण, वाई हो गया गर्भाशय, गर्भाशय की दीवार पे आरोपित किया जाता है। और किसकी पहचान हो रही है, उससे गर्भ की पहचान हो रही है, तो जेड हो गया गर्भ। तो क्या आ जाएगा हमारा 66 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। यानी हमें नहीं बताना है कि संभव नहीं हो सकती ये वाली अभिक्रिया। तो 67 की जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 67 में, वो क्या दिया हुआ है कि Zn प्लस CaSO4, तो ये संभव नहीं हो सकती क्योंकि Zn को Ca विस्थापित नहीं कर पाएगा। यानी जो Zn दिया हुआ है उसको जो CaSO4 दिया उसमें Ca को विस्थापित नहीं कर पाएगा Zn, तो यही इसमें संभव नहीं है। तो 67 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखा या ऋजु रेखा बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। दूसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग और समय का ग्राफ। तीसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। चार है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग और समय ग्राफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है 68 का, तो 68 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ए भी सही है, बी भी सही है और डी सही है, सी गलत है कि एक समान जो त्वरण के साथ गतिमान पिंड है वस्तु का जो दूरी और समय में ग्राफ करेंगे वो सीधी रेखा नहीं आएगा, तो ये गलत है, बाकी सब
सही दिया है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, चार दरों ए बी सी डी के घनत्व दिए गए हैं। ए का घनत्व दिया गया है 785, बी का दिया हुआ है 820, सी का दिया हुआ है 924 और डी का दिया हुआ 1020। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ये सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान करना। पहला दिया है, एक बीम जो दरो सी में तैरता है वह दरो ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। दूसरा है, एक बीम जो दरो ए में तैरता है वह दरो बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। तीसरा है, एक बीम जो दरो ए में तैरता है निश्चित रूप से दरो ए में भी तैरेगा, यानी बी में तैरता है वो ए में भी तैरेगा, निश्चित कर दी ये वाली बात। चार है, एक बीम जो दरो सी में तैरता है वह निश्चित रूप से दरो बी में भी तैरेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? 69 का आएगा, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन, कि कोई जो बीम है वो दरो सी में तैर रहा है तो दरो ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता। वो उस जो बीम डाला है उसकी घनत्व और उससे हटाए गए दरों पे निर्भर करेगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया, विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ठीक है। दूसरा दिया, विद्युत धारा वह राशि जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, वो हमारी सदिश राशि है। पर विद्युत धारा होती है वो एक अदिश राशि है, यानी उसमें परिमाण तो होता है पर उसकी दिशा नहीं होती विद्युत धारा की। पहला जो ए दिया हुआ है कथन वो तो गलत हो गया, तो इसमें यहाँ पे विद्युत धारा ना आके सदिश राशि आनी चाहिए जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो क्या आएगा? ए तो गलत है, ए गलत है, पर आर सही बताया गया, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही माना गया 70 का। यानी अगर यहाँ पे विद्युत धारा ना होके सदिश राशि दिया होता कि सदिश राशि वह होती है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो वो राइट हो जाते, यानी आर तब राइट हो जाता और ए गलत हो जाता। थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किन कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? तो पहला दिया हुआ है लवक, दूसरा दिया है सूत्रकणिका, तीसरा दिया हुआ है नाभिक, चार नंबर पे दिया हुआ है रिक्तिका। तो इसमें जो ए बी सी दिया हुआ इनके पास डीएनए होता है, यानी डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। लवक के पास भी होती है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होती है, न्यूक्लियस के पास में भी डीएनए होता है। पर रिक्तिका ये क्या होती है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली संरचना है, तो इसके पास डीएनए नहीं होता। ए बी सी इसमें राइट हो जाएगा। तो 71 का थर्ड नंबर ऑप्शन है जो जिसमें ए बी सी तीनों दिए हैं ये राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जीवित जीवों के कोशिकाओं से संबंध में सही है? पहला दिया, सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा, सभी की कोशिका भित्ति होती है। तीसरा, सभी की केंद्र के झिल्ली होती है। चार, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? डी तो सही है कि सभी की कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली तो होती है जो पदार्थों को बाहर आने और जाने से रोकती है, तो ये तो सही है। तो इसमें यही सही आएगा, डी वाला। तो डी केवल पहला ऑप्शन जिसमें केवल डी है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए उसके द्वारा अपघटन में लगने वाले समय के साथ सही प्रकार से सम्मिलित है। यानी एक तरफ हमें कचरा दिया गया, दूसरी तरफ दिया गया है कि उसको अपघटन में यानी उसको अपघटित होने में कितना टाइम लगेगा वो दिया गया, उसको हमें मिलाना है। तो प्लास्टिक की बोतल आपको पता है बहुत टाइम लेगी, यानी अनेक वर्ष ले सकती है प्लास्टिक की बोतल अपघटित होने में। तो पहले का आ जाएगा 5 नंबर। फिर दिया हुआ है रेशमी रुमाल या स्कार्फ, तो उसको 3-4 जो ईयर हमारे वो लगेंगे, ऐसे एकदम से तो होगी नहीं, तो 3-4 साल लगा सकते हैं। तो बी का आ जाएगा 4 नंबर। सूती कमीज या शर्ट वो पता आपको जल्दी अपघटित हो जाती है, तो इसका क्या आ जाएगा? 4-5 माह का जो समय दिया वो वाला आ जाएगा, यानी 3 का आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अब दिया हुआ है केले का छिलका, तो केले का छिलका आपको पता है जल्दी अपघटित हो जाता है, तो इसका आ जाएगा 1-2 सप्ताह में अपघटित हो जाए। और कागज, कागज तो दिनों में ही हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? कागज का आ जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, 10 से 30 दिन में। तो इसमें देखिए हमने किस किस को मिलाया, बोतल को मिलाया है हमने अनेक वर्षों में, यानी ए का मिलाया 5 नंबर ऑप्शन।
तो A5 हमें दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में और 4 नंबर ऑप्शन में। फिर आता है रेशमी रुमाल को हमने मिलाया है 4 वर्षों यानी 4 से 2 को मिलाया 4 से, तो 2 का 4 है सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन में, तो वो ही राइट हो जाएगा हमारा। 73 का आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 73 का। अब 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाले नेट बल कितना होगा। तो बल बराबर क्या होता है आपको पता है, होता है एम इंटू ए। ठीक है, एम क्या होता है, उस जो पिंड है उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, ए होता है त्वरण। एक समान वेग है यानी त्वरण तो हुआ ही नहीं, वेग में परिवर्तन होता है त्वरण तो वेग हमारा समान है तो त्वरण 0 हो गया, तो एफ भी 0 हो गया, क्योंकि वेट तो 0, जो मास है वो तो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ मास तो है, वो दिया हुआ है हमें 15 ग्राम, तो ये तो 0 नहीं है। पर ए 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक समान वेग से गिर रही है, समान वेग हो गया, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण 0 हो गया हमारा, तो इस वजह से एफ शून्य आएगा। तो क्या आ जाएगा, नेट बल कितना होगा, शून्य, तो 74 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर जो दी हुई है 3 दी हुई है, ठीक है, एक्स 3 प्लस आयन तत्व एक्स परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 27 और परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 13, इसका एक्स कोई तत्व है, ठीक है, और उसका जो द्रव्यमान दिया हुआ 27 दिया हुआ, परमाणु क्रमांक 13 दिया है। एक्स से प्राप्त हुआ है एक्स की पावर जो 3 दी हुई है प्लस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, यानी जो एक्स 3 प्लस उसकी दी हुई है हमें, तो हमें बताना है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तो आपको पता है जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसकी संख्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या बताता है, किसकी संख्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका हमें दिए तत्व का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 13, तो प्रोटॉनों की संख्या तो आपको पता है, पता चल की 13 हो गई, 13 दो नंबर ऑप्शन 3 में भी दिया हुआ और 4 में भी दिया है, तो ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैसे तो प्रोटॉन के बराबर होती है, पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे रखे हैं बंद बनाने के लिए यूज कर रखे हैं, तभी तो 3 प्लस लिखा हुआ ऊपर, तो 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो 10 बच जाएंगे हमारे पास में, तो 10 आ जाएगी इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो द्रव्यमान होता है परमाणु का उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या होती है, तो द्रव्यमान हमें पता है 27 दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या आपको पता है 13 है परमाणु क्रमांक के बराबर। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, तो 14 इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हो कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, आपको पता है, तो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या हमें पता है, तो उसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, तो क्या आ गया 13 प्रोटॉनों की संख्या, 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या और 14 आ गई न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें आ जाएगा हमारा 75 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज हमने किए साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस, जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।